Assalamualaikum students, this is your biology teacher फैसल सईद। इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 11 इकोसिस्टम फ्रॉम सेकेंड ईयर इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नतीजे में होने वाले जो प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल चेंज आता है कम्युनिटीज़ में वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इकोलॉजिकल सक्सेशन से होने वाले दो तरह के जो है वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस को देखेंगे। द वन वुड बी हाइड्रोस्फीयर एंड द सेकंड वुड बी जीरोस्फीयर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रो फॉर वाटर एंड जीरो फॉर जीरिक कंडीशन, बिल्कुल ड्राई एरिया। अब अगर हम स्फीयर को डिफाइन करें, SERE स्फीयर, सो इट कैन बी डिफाइंड एज it would be phases or stages during the process of ecological succession। ecological succession के दौरान होने वाले जो stages या जो phases होते हैं उनको हम individual को शेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। लाइक अगर आप ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से जब आपकी लिफ्ट या अगर आप बाय स्टेयर्स जाएंगे तो आपको फर्स्ट, फिर देन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इन फ्लोर से गुजरते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, 4th, 5th एंड 6th। तो जिन फेजेस से गुजर रहे हैं उनको हम शेयर कंसीडर करें, उनका सम, उनका कलेक्शन शेयर कंसीडर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अगर किसी दरिया, झील, तालाब या समंदर के किनारे कोई बहुत बड़ा सा जंगल आबाद है, जैसे कि अब आपको यहाँ दिखाया गया है एक वर्टिकल, ये इक्वेटिक एरिया है पानी का और ये ज़मीन का है, तो साइंटिस्ट बिलीव दैट कि ये जितना भी एरिया यहाँ पे इस वक्त ग्रीनरी मौजूद है, ये आज जो पौधे हमें यहाँ नज़र आते हैं इनकी ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ था और पानी में मिलियन ईयर्स अगो उनके जो स्टेजेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल जो चेंज होता है कम्युनिटीज़ में उस प्रोसेस से गुजरते गए और आज हमें हमारे सामने जो है ना 100 फीट या 100 फीट से भी ज़्यादा बड़े दरख्त नज़र आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर वुड बी द इकोलॉजिकल सक्सेशन विच डेवलप्स इन वाटर। यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में अगर हम कहेंगे डेफिनेशन तो हम बताएंगे कि हाइड्रोस्फीयर बेसिकली डेवलप्स इन वाटर, पानी में डेवलप हुआ। और जब हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर पानी में डेवलप हुआ तो उसमें यानी हाइड्रोस्फीयर जो है उसका जो स्टार्ट है दैट इनिशिएट फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब पानी में उसका जब स्टार्ट था तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जो उन्होंने उनके स्टेजेस को मेंशन किया या स्टेजेस के नाम दिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात होगी कि आपको हाइड्रोस्फीयर की स्टेजेस के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस में। सो हाइड्रोस्फीयर डेवलप्स इन वाटर एंड दैट इज़ द वन वुड बी फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज। तो आपको सीक्वेंस याद रखनी होगी, पहले फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स थे, फिर सबमर्ज प्लांट्स, फिर आपके पास फ्लोटिंग स्टेज आया, रीड स्वैम्प, सेज मीडो, वुडलैंड और लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। हम यहां लिख देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यानी ये जो फाइटोप्लैंक्टन है according to the scientist, phytoplankton basically microscopic unicellular chlorophyllous organisms which can perform process of photosynthesis। initially there were no plants। सबसे पहले पानी के अंदर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, जैसे अगर आप बात कर लें कि डायटम्स वगैरह हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे, जितने भी क्लोरोफिलस या हम बात कर सकते हैं क्लोरेला वगैरह की, तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद थे और विद हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करते थे, तो वो स्टेज फाइटोप्लैंक्टन थी। उस वक्त किसी भी किस्म के प्रॉपर वेल डेवलप प्लांट्स मौजूद नहीं थे। अच्छा, ज़मीन चूँकि इनफर्टाइल थी, ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ का प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट के फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में जैसे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स वक्त के साथ साथ मरते गए तो इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो उस पानी में, उसकी बॉटम पे, उस ज़मीन में डिकम्पोज हो गई सेटल डाउन होने के बाद। यानी फाइटोप्लैंक्टन जब मर जाते हैं तो उनके
जो डेड बॉडीज़ हैं वो ज़मीन पर पानी के अंदर यानी उसकी ज़मीन के ऊपर जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और वहाँ डिकम्पोजिशन। इससे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन की डेड बॉडीज़ डिकम्पोज होने से इस पानी के नीचे मौजूद ज़मीन में न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐड हो गया और ज़मीन फर्टाइल हो गई। अब सेकंड स्टेज क्या हुआ, सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ उन प्लांट्स का जिनके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स। हम इसको नाम देंगे सबमर्ज्ड स्टेज। ये चले हम इनको सबमर्ज्ड प्लांट्स बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबमर्ज्ड प्लांट्स। अब ये सबमर्ज्ड प्लांट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ज़मीन चूंकि अब फर्टाइल हो चुकी है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन की डीकम्पोजिशन से ज़मीन फर्टाइल हो चुकी है। अब प्लांट्स प्रॉपरली ज़मीन पर पानी के अंदर ही ज़मीन के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं, तो हम इनको सबमर्ज्ड प्लांट्स कहेंगे। यानी ये वो पौधे हैं जो टोटली हाइड्रोफाइट्स होंगे, पानी में डेवलप हो रहे हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स कहेंगे। अब साइंटिस्ट का बिलीव है कि यही सबमर्ज्ड प्लांट्स पानी से निकल के बाहर की तरफ यानी पानी से निकल के ज़मीन की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो डायरेक्टली वो माइग्रेट नहीं करेंगे बल्कि पहले उन्हें इस ज़मीन से अपने आप को फ्री करवाना होगा। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स बाद में कन्वर्ट हुए इन प्लांट्स में जिनके लिए हम लोग फ्लोटिंग स्टेज का वर्ड यूज़ करते हैं। हम इनको फ्लोटिंग प्लांट्स बोल देंगे। इनके लिए प्लांट्स का वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज दे वर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट्स। फाइटो मीन्स फॉर प्लांट्स लाइक, बट दे आर नॉट प्लांट्स। सो सबमर्ज्ड प्लांट के बाद कुछ दूसरे पौधे एवोल्यूशन के प्रोसेस में डेवलप हुए और हम उनको फ्लोटिंग प्लांट्स कंसिडर करेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद सबमर्ज्ड और सबमर्ज्ड के बाद फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में प्रॉपर लार्ज लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। उनकी जो है इलोंगेटेड रूट्स जो पानी में मौजूद होती हैं और पानी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग स्टेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट टुवर्ड्स कॉर्नर यानी कि जैसे हम कहते हैं कि किनारे की तरफ मूव करने लगे। और उसके बाद प्लांट्स वो जिन्हें हम रीड स्वैम्प स्टेज कहेंगे, ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें हम रीड स्वैम्प प्लांट्स कहेंगे। ये वो पौधे हैं जिन्होंने अगेन दोबारा ज़मीन में अपनी रूट्स जो है वो पेनिट्रेट की और कुछ हिस्सा उनका पानी के अंदर और कुछ हिस्सा पानी के बाहर जो है ना वो यानी प्रेजेंट था। तो आधा वो पानी में डूबे हुए और आधे वो पानी से बाहर। तो ये रीड स्वैम्प स्टेज है, यानी हाइड्रोफाइट्स और फिर कुछ पॉइंट्स में उनके पास जो है ना वो टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज डेवलप होना शुरू हो गई। रीड स्वैम्प के बाद फाइनली प्लांट्स बिल्कुल लास्ट के किनारे की तरफ मूव करते हैं और फिर वो सेज मीडो प्लांट्स या सेज मीडो स्टेज कहलाए जाएंगे। ये वो स्टेज है जिसमें वो टोटली पानी से बाहर मगर अभी भी पानी के पास, यानी दे स्टिल वाटर डिपेंडेंट। फाइटोप्लैंक्टन से लेके सेज मीडो तक सारे के सारे प्लांट्स वाटर डिपेंडेंट प्लांट्स कहलाए जाएंगे बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन और फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और इनमें प्रॉपर वेल डेवलप रूट्स भी नहीं थी, तो इस वजह से पानी से बाहर तो आ गए मगर अभी भी पानी के पास। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ सेज मीडो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखें ये वो प्लांट्स हैं जो सिर्फ आपको सॉफ्ट पार्ट्स मिले, कहीं पर कोई वुड नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में यहाँ पे आपके पास वुडलैंड प्लांट्स आपको मिले, यानी ऐसे पौधे बनना शुरू हुए जिनका प्रॉपर स्टेम था, थिक स्टेम था, जिनमें से वुड हासिल हो सकती थी। इससे पहले जितने भी पौधे थे वो सब जो है वो सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स थे। इनमें से किसी के पास प्रॉपर वुडी स्टेम नहीं था, लेकिन ज़मीन से बाहर आने के बाद अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रॉपर स्टेम चाहिए था, तो वुडलैंड प्लांट्स। और चूंकि यही वुडलैंड प्लांट्स आजकल हमें नज़र आते हैं, दिखते हैं, और आजकल यही इस इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनको यहाँ से रिमूव करना आसान नहीं है। आपको लगे ना आप जंगल को
ख़त्म करना चाहते हैं तो जंगल में आग भी लगा देंगे। आग महीना 2 महीने नहीं, सालों चलती है। तो जब तक वो आग आगे बढ़ती रहेगी, जंगल दोबारा से जो है ना वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, वो वहाँ के पौधे आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो वुडलैंड स्टेज है, हम इसी को बाज़-औक़ात इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, या इसके अलावा भी लिख सकते हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेज, या हम इसको डायरेक्टली क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह सकते हैं। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? वो कम्युनिटी है विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। फाइनली आज आपके सामने 100 मीटर और 100 मीटर से भी बड़े पौधे, ठीक है, वुडी स्टेम के साथ नज़र आते हैं। तो ये सब आज के क्लाइमैक्स कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ प्लांट से किया था, पानी से किया था। तो ये इस तरीके से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पानी से किया होगा। लेकिन एक और पॉइंट जहां हमें आसपास पानी नज़र नहीं आता, हर तरफ ड्राई कंडीशन है, ज़ेरिक कंडीशन है, चट्टानी एरिया है, तो वहाँ अगर आपको खैर वहाँ आपको वुड लैंड तो नहीं मिलेगा। किसी डेजर्ट में, किसी ड्राई एरिया पे, बैरन एरिया में आपको कभी भी वुड लैंड यानी बहुत हरे भरे दरख्त और प्रॉपर वुडी स्टेम नहीं मिलेंगे, बुशेस मिलेंगी, ठीक है, झाड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो वहाँ अगर पौधों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया होगा तो वो कौन सी स्टेजेस होंगे, और हमने उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सक्सेशन को ज़ीरो सेयर का नाम दिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन नोन एज ज़ीरो सेयर। ज़ीरो या ज़ीरिक एरिया बेसिकली ड्राई एरिया को कहा जाता है जहां वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और टफ कंडीशन होती है। तो हम ज़ीरो सेयर कंसिडर करेंगे द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट डेवलप्स इन ज़ीरिक एरिया, ठीक है। अब जब हम ज़ीरिक एरिया की बात करते हैं तो हमने इस तरह के एक बैरन चट्टानी एरिया को इनिशिएट कर लिया। सबसे पहला स्टेज क्रस्टोज लाइचिन या क्रस्टोज लिचिन स्टेज कहलाया जाता है, जिसमें साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि प्लांट्स नहीं थे बल्कि इनिशियली उस ज़मीन पर मौजूद एल्गा और फंजाई मिलकर रहते थे। एल्गा और फंजाई का आपस में जो एक ताल्लुक है जिसको म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं, हम उसे लिचिन कंसिडर करते हैं। ये बात आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटी में किंगडम फंजाई में पढ़ चुके हैं, लाइचिन या लिचिन क्या है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट के ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी मौजूद नहीं था, तो वहाँ एल्गा जो कि क्लोरोफिलस होता है और फंजाई जो कि नॉन क्लोरोफिलस है, दोनों मिल के रहते थे। तो जो पहला स्टेज होगा इसको हम जो नाम देंगे वो यहाँ लिख देते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रस्टोज लाइचिन स्टेज, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो क्रस्टोज लाइचिन स्टेज है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जब नहीं है तो फिर एल्गा जो कि क्लोरोफिलस है ना, तो वो किस तरीके से चले सनलाइट तो है, तो वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करता होगा। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट कि हवा में मौजूद जो मॉइस्चर था, जो थोड़ी बहुत नमी थी हवा में मौजूद वाटर वेपर्स, तो एल्गा वगैरह उनको इस्तेमाल करते थे एज ए सोर्स ऑफ वाटर और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते थे। अच्छा, सनलाइट की इंटेंसिटी ऐसे एरिया में जो ज़ीरिक एरिया होता है वहाँ सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त एल्गा को उस एरिया में ड्राई होने से या उसको मरने से बचाने के लिए फंजाई ने उसका साथ दिया। तो फंजाई का काम क्या होता है, लिचिन में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट और एल्गा विल प्रोवाइड द फूड। तो यहाँ दोनों ने मिल के काम किया। एल्गा ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, वाटर एब्जॉर्ब किया हवा में मौजूद मॉइस्चर से और फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाकर खुद भी जिंदा रहा और फंजाई को भी प्रोवाइड किया। फंजाई ने इन रिस्पॉन्स उस एल्गा को ड्राई होने से बचाया और उसको सनलाइट की इंटेंसिटी से बचाया। इस तरीके से एल्गा और फंजाई उस चट्टान पे, उस ज़ीरिक एरिया में ग्रो करते रहे। अच्छा, अब यहाँ वक्त के साथ साथ
क्रस्टोज लाइचन स्टेज जो है ना वो डेवलप होके फॉलिएज लाइचन स्टेज बन गया, जैसे इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब फॉलिएज लाइचन स्टेज क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें, ये जो एल्गा और फंजाई यहाँ रहते थे तो वो अपना टॉक्सिक केमिकल भी, जो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता था, वो रिलीज करते थे। एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट दे वर रिलीज लाइक सम एसिडिक वेस्ट मटेरियल। अब वो एसिडिक वेस्ट मटेरियल यहाँ ज़रा क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से वो जो एसिडिक वेस्ट मटेरियल रिलीज करते थे एल्गा और फंजाई वगैरह इस स्टेज में, उसकी वजह से ज़मीन में क्रैक्स पड़ने लग गई। ठीक है, और ज़मीन में इनको हम कहेंगे दरारें पड़ने लग गई, क्रैक्स, कोरोजन होने लग गया, आप यूं भी कह सकते हैं। तो अब ये जो एसिडिक वेस्ट रिलीज होता था क्रस्टोज लाइचन स्टेज में, उसकी वजह से ज़मीन में क्रैक्स डेवलप हो गई। अब उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, बारिशें बहुत कम होती हैं, मगर जब भी बारिश होती तो उस बारिश का जो पानी है वो इन क्रैक्स में स्टोर होने लगता था। बारिश का जो पानी होता वो इन क्रैक्स में, पहले तो ज़मीन बिल्कुल चट्टानी थी ना, बिल्कुल प्लेन एरिया जिसमें पानी पेनिट्रेट नहीं हो सकता था क्योंकि वो ज़रा सख्त थी। अब चूंकि पानी जमा होने के लिए क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स क्यों डेवलप हुए? क्रस्टोज लाइचन स्टेज में जो उनका एसिडिक वेस्ट होता था वो रिलीज होने से। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब पानी अवेलेबिलिटी बढ़ गई ज़मीन में और लंबे अरसे तक पानी ज़मीन के अंदर मौजूद रहता था। तो अब जो है प्रॉपर, अब इसके बाद जो है वो प्रॉपर प्लांट लाइक कुछ स्मॉल प्लांट्स डेवलप हुए जिनको हम फॉलिएज लाइचन स्टेज कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्लांट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए और वो ज़्यादा एडवांस थे क्रस्टोज लाइचन स्टेज के एल्गा से। ये जो क्रैक्स बनी, अब ये क्रैक्स वक्त के साथ साथ और बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जब भी पानी इनमें जमा होता, पानी इनके किनारों को सॉफ्ट कर देता और करते करते ये क्रैक्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। अच्छा, इन क्रैक्स के फ्यूज होने से छोटे छोटे डिचेस बन गए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बताएं इन क्रैक्स के आपस में फ्यूज होने से ये एक छोटा सा डिच एरिया बन गया जिसमें पानी मौजूद होता था। अब पानी जो है ना वो बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर जो है ना, आप कह सकते हैं वो पानी की छोटे छोटे एरिया बन गए। अब इन एरिया में मॉस, यानी अब जो हम ब्रायोफाइट प्लांट का जिक्र करते हैं ना, मॉस प्लांट्स विच आर सबमर्ज इन वाटर, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो मॉस स्टेज के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ डेवलप हो गए, इस एरिया में डेवलप हुए। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे मॉस स्टेज का, ये कहलाया जाएगा तो दैट विल बी मॉस। ठीक है, बुक के लिहाज से ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, वो MA लिख दिया है गलती से, दैट विल बी टाइपिंग मिस्टेक। इस मॉस स्टेज, तो जैसे हमारे पास मॉस प्लांट्स थे किंगडम प्लांटी में, आप चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो ये वो प्लांट्स डेवलप हुए। अब यहाँ से प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़े और नेक्स्ट स्टेज में वो छोटे छोटे हर्ब्स टाइप प्लांट्स बन गए जिनको हम यहाँ पे हम कहेंगे हर्ब्स स्टेज। ये जो हर्ब्स हैं ये स्मॉल लीफी लीफ लाइक मोस्टली दे आर ग्रीन एंड हैविंग लीव्स अराउंड देम। ठीक है, एंड दे विल हैव अ सर्टेन वेल डेवलप्ड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, हर्ब्स। और जब हर्ब से आगे हम बात करते हैं श्रब स्टेज की, तो श्रब स्टेज में दे आर नॉट लाइक प्लांट्स बट दे आर स्मॉलर देन प्लांट्स एंड अ वुडी, दे हैव टू सम एक्सटेंट अ वुडी स्टेम, अ वेरी स्मॉल वुडी स्टेम। ठीक है, जो उनको सपोर्ट दे सकता है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है दैट वुड बी श्रब स्टेज। अब चूंकि ज़मीन में पानी जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो गया और अब पानी ज़मीन के अंदर भी काफ़ी गहराई में मौजूद होता था, तो इसलिए इन पौधों की रूट्स भी काफ़ी वेल डेवलप और डीप रूट्स होती हैं। आप ऑलरेडी चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस में पढ़ चुके हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स।
और फाइनली हमारे पास जो थोड़े बहुत पौधे विद वेल डेवलप रूट्स आपको नज़र भी आएंगे, हम उनको कौन सा स्टेज कंसीडर करेंगे? क्लाइमैक्स स्टेज। बट दे डोंट हैव दैट मच वुड एज दोज लाइक इन हाइड्रोफाइट, जब हमने पढ़ा था हाइड्रोसियर में। तो ये हमारे पास वो तमाम पौधे हो गए जिन्होंने ज़ीरिक एरिया में अपने आप को जो है वो प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल चेंज के ज़रिए जो है वो डेवलप किया, और आज उन्होंने वो तमाम एडॉप्टेशंस डेवलप कर ली हैं, वो तमाम चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं जो उनकी सर्वाइवल के लिए इन ज़ीरिक एरिया में ज़रूरी हैं। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम सेकेंड ईयर इकोसिस्टम समझ आ गया होगा। तो हमने इसको कोशिश की है कि डिटेल में चीज़ें डिस्कस करें।